नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की पैरामेडिकल क्लास के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, क्या इसका इंट्रोडक्शन रहने वाला रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनेस्थीसिया का मतलब क्या रहेगा। एनेस्थीसिया जो शब्द दिया गया है, जो वर्ड दिया गया है, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन या कॉन्शियसनेस। ठीक है अपने पास में। आइए हम सबसे पहले देखते हैं एनेस्थीसिया तीन प्रकार के होते हैं: जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है पूरी बॉडी अनकॉन्शियस या उसके जितने भी सेंसेशन है वो बंद हो जाए, ताकि आप पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस करके यानी आदमी को, व्यक्ति को बेहोश करके आसानी से सर्जरी परफॉर्म कर सके। बड़ी प्रकार की, कई प्रकार की बड़ी बड़ी सर्जरी के अंदर इस प्रकार की सर्जरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया जैसे इसका नाम दिया गया है, किसी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर या किसी छोटी सी जगह को लोकलाइज करने के लिए, एनेस्थेटाइज करने के लिए अपन क्या लोकल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में आता है रीजनल एनेस्थीसिया। किसी भी प्रकार के रीजन, स्पेसिफिक रीजन, क्षेत्र या किसी क्षेत्रफल को क्या करते हैं अपन, किसी पार्ट को शून्य करना हो या फिर वहां के सिचुएशन को बंद करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, जैसे इसका मतलब है जनरल यानी कि पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस करना, ताकि आप सर्जरी आसानी से परफॉर्म कर सके। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। अब जनरल एनेस्थीसिया देखा गया है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो ये होता है अपने पास में रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन और सीएनएस। रिवर्सिबल लॉस करेगा सेंसेशन का किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि आपके जो ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहां पर क्या करेगा, सेंसेशन को रोक देगा, थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, जब तक कि दवाई का असर रहेगा, ताकि आप सर्जरी आसानी से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इंट्रोडक्शन था। अब एडवांटेज क्या होते हैं इसके। तो इसके कई प्रकार के फायदे होते हैं। ये एनाल्जेसिया का काम करता है, दर्द निवारक, पेन किलर का। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि सेडेशन और रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, चिंता को कम करने का भी काम करता है, एक्लोटाइज करता है, सेडेशन का काम करेगा अपने पास में ये। कौन, जनरल एनेस्थीसिया। तीसरा फीचर अपने पास में होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। ये क्या करता है, जो आपकी स्केलेटल जो मसल्स होती है, इनको भी क्या करता है, रिलैक्स करने का भी काम करता है, ताकि आप आसानी से परफॉर्म कर सके। जब सर्जरी के दौरान आप कट वगैरह कुछ लगाते हो, इंसिजन करते हो, तो उसको दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट हम करते हैं एमनीशिया। तो ये एमनीशिया भी करने का काम करता है, यानी कि नींद में बेहोशी में गंधाने का काम करेगा। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जनरल एनेस्थीसिया का एडवांटेज से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो जनरल एनेस्थीसिया में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या स्टेजेस होती है अपने पास में, या क्या क्या इसकी रहने वाली है। तो जनरल एनेस्थीसिया की हम बात कर रहे हैं, तो जनरल एनेस्थीसिया की अपने पास में स्टेजें रहेगी कितनी, और कितना इसकी डिप्थ रहेगी। हम चार स्टेज देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। पहला होता है इंडक्शन, इंडक्ट करना, किसी भी पेशेंट को इंडक्शन करना, जनरल एनेस्थीसिया की तरफ ले जाना या बेहोशी की ओर ले जाना, इंडक्शन करना पहली स्टेज रहती है। नेक्स्ट स्टेज की हम बात करेंगे, तो ये होता है मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। ये क्या करता है, जो एनेस्थीसिया में सर्जरी चल रही है, घंटे भर की सर्जरी है, 45 मिनट की सर्जरी चल रही है, या 2 घंटे लंबी अपने पास सर्जरी रहेगी, तो उसमें क्या करता है, एनेस्थीसिया को बनाए रखना, उसके लेवल को मेंटेन करने का काम भी ये करती है। तो ये सेकंड स्टेज है। तीसरी स्टेज की हम बात करते हैं, तो तीसरी स्टेज हमारे पास में होती है रिकवरी की। और लास्ट हमारे पास में होती है फोर्थ, डिप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया की क्या गहराई होती है, क्या इसके अंदर डिप्थ रहती है, तो इसी के अंदर हम बात करेंगे। तो इसके भी चार स्टेज होती है। तो पहली स्टेज होती है अपने पास में क्या, एनाल्जेसिया, यानी कि पेन किलर। सबसे पहले डिप्थ ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर पहली स्टेज आती है एनाल्जेसिया, यानी कि दर्द निवारक का काम करती है। अगले आती है अपने पास में एक्साइटमेंट। सेकेंड स्टेज होती है एक्साइटमेंट की, जो क्या करती है, पेशेंट को काफी दूर पर एक पीक लेवल तक ले जाएगी एक्साइटमेंट को, फिर अचानक से उसके सेंसेशन को या फिर उसके जो भी लेवल होगी उसको बिल्कुल कम कर देगी, शिथिल कर देगी, और वो पेशेंट किसमें चला जाएगा, अनकॉन्शियस पेशेंट कंडीशन के अंदर चला जाएगा। थर्ड स्टेज हमारे पास में आती है सर्जिकल एनेस्थीसिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो स्टेज नंबर थर्ड, सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम क्या करते हैं, सर्जरी को परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट पॉइंट है, याद रखना। और लास्ट हमारे पास में होती है मेडुलरी पैरालिसिस। अगर किसी को, आप लोगों ने सुना होगा, एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया, डोज ज्यादा दे दी, तो मेडुलरी पैरालिसिस के अंदर वो चला जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये चीज याद रखने वाली है। तो मैं सर्जिकल एनेस्थीसिया थर्ड स्टेज के अंदर होती है, जहां पर हम सर्जरी को परफॉर्म करेंगे। तो ये स्टेजेस और डिप्थ थी। पहला इंडक्शन करेंगे, फिर अगर कोई पेशेंट है, अगर जनरल एनेस्थीसिया की अगर सर्जरी करवा रहा है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, पहले उसको इंडक्शन करेंगे,
फिर जैसे सर्जरी चलती रहेगी 1 घंटे 2 घंटे जो भी हमारे पास टाइमिंग रहेगा उसके अंदर उसको मेंटेन करते रहना है। फिर लास्ट में पेशेंट को रिकवरी करवानी है और ये इसके अंदर टिप्स है हमारे पास में एनेस्थीसिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्लासिफिकेशन। जनरल एनेस्थीसिया का क्या क्लासिफिकेशन रहने वाला होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया में जितनी भी प्रकार की मेडिसिन इंजेक्शन इनका यूज किया जाता है तो उनको हम क्या करते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या चीज हमारे पास में रहती है जिसके द्वारा हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया की कंडीशन में ले जाएंगे, इनका यूज करते हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, इनहेलेशनल और इंट्रावीनस। जैसा कि इसका नाम दिया गया है इनहेलेशनल यानी कि किसी पेशेंट को सुंघाकर बेहोश करना। जैसे कि आपने पुरानी मूवीज के अंदर देखा होगा, विलन आता है वो क्या करता है रुमाल के ऊपर कुछ भी क्लोरोफॉर्म वगैरह कोई भी अपने पास सब्सटेंस रहता है उसको डाल करके पेशेंट को सुंघा करके क्या करता है बेहोश कर देता है और आसानी से ले जाता है। तो इसके लिए क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया का टाइप हो गया। तो इस प्रकार के एनेस्थीसिया को क्या कहा जाता है इनहेलेशनल यानी कि किसी पेशेंट को इनहेल करवा करके क्या करना बेहोश करना। तो इसी प्रकार दूसरा हमारे पास में होता है इंट्रावीनस। जैसे अपने पास में इंजेक्शन होते हैं IM IV इंट्रा आर्टेरियल, वैसे पर हमारे पास में एक इंजेक्शन होता है इंट्रावीनस यानी कि वेन्स के द्वारा। जैसे आप एनएस वगैरह चढ़ाते हो ड्रिप वगैरह लगाते हो जो नॉर्मल इंजेक्शन लगाते हो उसी के दौरान क्या करते हैं अपन वेन के अंदर इंट्रावीनसली हम क्या करते हैं उसको फ्लूइड को इंजेक्ट करवा देते हैं। तो उसी प्रकार से जनरल एनेस्थीसिया हम किस प्रकार से कोच करवाएंगे इंट्रावीनस भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो प्रकार से कैटेगरी में डिवाइड करी गई, इनहेलेशनल और इंट्रावीनस। इनहेलेशनल का मतलब था पेशेंट को इनहेल करके पेशेंट सूंघ करके बेहोश हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले होती है गैसेज और लिक्विड। दो भागों में बांटा गया है इनहेलेशनल, एक तो आप गैस भी रहती है और एक कुछ ना कुछ लिक्विड फ्लूइड हमारे पास में रहेगा जिसको सूंघा करके इनहेल करवा करके पेशेंट को बेहोश किया जाता है। तो गैसेस के अंदर सबसे कॉमन गैस है हमारे पास में नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस। और नेक्स्ट हमारे पास में रहती है लिक्विड, जिसके अंदर होता है ईथर हेलोथर आइसोफ्लोरिन डेसफ्लोरिन सोसिवोफ्लोरिन। और ये हमारे पास में क्या रहते हैं वोल्टाइल लिक्विड एजेंट जिसको वेपोराइजर में डाला जाता है और ये वेपर में कन्वर्ट होकर के गैसेस के साथ में किसको पेशेंट को डिलीवर हो जाते हैं। सही है अपने पास में। तो इनहेलेशनल में हमारे पास में दो थे, एक थे गैसेस और एक थी लिक्विड। तो गैस में हमारे पास में क्या रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगर जैसे पेशेंट इनहेल कर लेगा बेहोशी में चला जाएगा सो जाएगा उसको नींद आ जाएगी। उसी प्रकार से क्या होगा लिक्विड में एनोथन ईथर आइसोफ्लोरिन फ्लूइड जो भी हमारे पास में देने वाले वोल्टाइल एजेंट है। चलो ये थी इनहेलेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रावीनस। इनहेलेशन के बाद में या तो सूंघा करके बेहोश करो या फिर क्या करो वेन के माध्यम से पेशेंट को इंजेक्शन इंजेक्ट करो। इसके अंदर हमारे पास में दो प्रकार में इसको कैटेगरी डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होती है बारबिटूरेट और सेकंड कैटेगरी हमारे पास में होगी नॉन बारबिटूरेट। तो बारबिटूरेट के अंदर हमारे पास में मोस्ट कॉमनली आएगा थायोमेंटोन जिसका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली इसी का यूज किया जाता है और बहुत ही कम रेयरली इसका प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं करते, वो हमारे पास में मेथोक्सेटोन। अब नॉन बारबिटूरेट की हम बात करते हैं तो नॉन बारबिटूरेट आप कई बार या कई बार देखते रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा केटामिन प्रोपोफोल इटोमिडेट ये सारी चीजें जिनको आप लोगों ने कई बार रोटी रूम के अंदर देखा होगा। तो ये नॉन बारबिटूरेट कैटेगरी की ड्रग्स थी। इसके अंदर क्या था केटामिन प्रोपोफोल इटोमिडेट ओपियोइड्स और बेंजोडाइजेपिन्स। तो ये हमारे पास में थे कुछ जीए के क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन जिसमें दो प्रकार की कैटेगरी डिवाइड की गई थी इनहेलेशनल और इंट्रावीनसली। इनहेलेशनल में दो थे हमारे पास में लिक्विड अलग थे गैसेज अलग थी। उसी प्रकार से इंट्रावीनस में बारबिटूरेट और नॉन बारबिटूरेट ड्रग्स हमारे पास में यूज की गई है। सही है अपने पास में। तो ये क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्रोसीजर के। एक रफली डायग्राम में अगली प्रोसीजर के दौरान देखा जाए कि जनरल एनेस्थीसिया का यूज किस प्रकार किया जाता है तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको रफली। सबसे पहले पेशेंट आ जाएगा, पेशेंट को ओटी रूम में ले जाया जाएगा। ओटी रूम में ले जाने के बाद में क्या करेंगे पेशेंट को सबसे पहले हम प्री मेडिकेटेड करेंगे यानी कि प्री मेडिसिन सबसे पहले हम दे देंगे ताकि हमारी सर्जरी आसानी से परफॉर्म हो सके। उसके बाद में जैसे इक्विपमेंट्स होंगे मॉनिटर्स होंगे उसको लगा देंगे अटैच कर देंगे। पेशेंट को 3 से 5 मिनट के लिए क्या करेंगे प्री ऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन पहले इसको क्या कर देंगे प्रोवाइड करवा देंगे ताकि उसके लंग्स में 100% ऑक्सीजन पहुंच सके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इंडक्शन इज कंप्लीट विद प्रोपोफोल। प्रोपोफोल लगा देंगे। प्रकार की मेडिसिन यूज की जाती है इंडक्शन के टाइम पे। हमने यहाँ पर सिर्फ प्रोपोफोल लिख रखा है तो जरूरी है प्रोपोफोल हम कई प्रकार की एनेस्थेटिक एजेंट भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो प्रोपोफोल डाल देंगे जिससे क्या होगा विद इन 15 सेकेंड 15 सेकंड के अंदर पेशेंट बेहोश हो जाएगा, पेशेंट इंडक्शन के अंदर चला जाएगा। और उसी के साथ में हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसको एमआर यानी कि मसल रिलैक्सेंट जो कि सक्सा मेथोगेम अपने पास में स्कोलिन होता है इसका यूज किया जाता है। कई प्रकार के अपने पास में एमआर रहते हैं
ईटी ट्यूब, फिर उसके बाद में जैसे आपने मसल रिलैक्सेंट लगा दिया पेशेंट को, इंजेक्ट कर दिया, फिर अपन क्या करेंगे, ईटी ट्यूब यानी कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को गले के अंदर प्लेस कर देंगे। एंडोट्रेकियल ट्यूब कप भी हो सकती है, अनकप भी हो सकती है, कोई भी प्रकार की हमारे पास में यूज कर सकते हैं सर्जरी के अकॉर्डिंगली। फिर एनेस्थीसिया को हम क्या करते हैं, मेंटेन कर देंगे। पेशेंट जैसे इंट्यूबेट हुआ, एंडोट्रेकियल ट्यूब ईटी ट्यूब उसके अंदर गई, तो हम क्या करेंगे, एनेस्थीसिया मशीन से पेशेंट के ट्यूब को अटैच कर देंगे। अब वो क्या करता है, उसके अंदर मेंटेन कर दी जाएगी मशीन। क्या क्या मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन के लेवल को, नाइट्रस के लेवल को, और इनहेलेशन जो वेपोराइजर एजेंट थे उनको क्या करती रहती है सर्जरी के दौरान, या जब तक सर्जरी चल रही तब तक क्या करेगा, इसका मेंटेनेंस करने का काम करेगा। और जब सर्जरी खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रिवर्सल का यूज करते हैं। जैसे अपने पास में सर्जरी 1 घंटे आधे घंटे की थी, सर्जरी परफॉर्म हो चुकी है, अब एनेस्थेटिक क्या करेंगे, रिवर्सिबल मेडिसिन का यूज कर लेगा, जिसके अंदर हम मेनली किसका यूज करते हैं, नियोस्टेगमिन और ग्लाइकोपाइरुलेट का। उसके बाद में क्या करेगा, सक्शन करते हुए एक्टिवेट कर देगा पेशेंट को। तो ये हमारे पास में जनरल एनेस्थीसिया का एक छोटा सा प्रोसीजर था रफली, जिसके द्वारा में आप जनरल एनेस्थीसिया का किस प्रकार से यूज करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जनरल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, या कई बार ड्यूरिंग या पोस्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, या तो दो रात या फिर उसके बाद में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब जनरल एनेस्थीसिया आप लोगों ने पेशेंट को दे दिया तो उस दौरान क्या क्या दिक्कतें रहने वाली है। तो पहला होता है बीपी का कम होना। जनरल एनेस्थीसिया क्या होते हैं, वेसोडायलेटर्स होते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बीपी को कम करने का काम करेंगे। पेशेंट को डेलीरियम आएंगे, कन्वर्जेंस आएंगे, कन्वर्जन आएंगे, उसको काफी सारे दौरे आएंगे, मिर्गी के दौरे, कुछ भी आ सकता है अपने पास में। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विद आइसोफ्लूरेंस, अगर आइसोफ्लूरेंस का यूज करते हैं हम लोग, तो जनरल एनेस्थीसिया क्या करेगा, रेस्पिरेटरी जो आपके लंग्स है उसको डिप्रेस करने का काम करेगा। एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, जो आप एसिडिटी की वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आने की कोशिश कर रहा था, आप उसको एस्पिरेट करने के चांसेस भी रहेंगे ड्यूरिंग दी एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। रिकॉल ऑफ प्री ऑपरेटिव इवेंट, अब रिकॉल अगर आपने कई प्रकार के एनेस्थीसिया का यूज किया, या फिर पुअर क्वांटिटी के अंदर जनरल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, तो रिकॉल भी आ सकते हैं उसको पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान। और एक्साइटेटरी इवेंट हो सकते हैं, तो काफी सारा एक्साइटमेंट रहेगा। जनरल एनेस्थीसिया का काम ही होता है एक्साइटमेंट पैदा करना, एक पीक लेवल तक ले जाना, उसके बाद में उसको शांत कर देना। ये था किसके दौरान था, ये ड्यू था ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। और लास्ट हमारे पास होता है पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि बाद में एनेस्थीसिया, जो जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, जनरल एनेस्थीसिया के दौरान सर्जरी कर ली, उसके बाद में क्या क्या आएगी दिक्कतें, तो नोजिया, वोमिटिंग आएगी, प्रेसिस्टिंग क्या रहेगा, सेडेशन, मतलब कि प्रेजेंट रह सकता है, सेशन मौजूद रह सकता है, बाद में भी क्या हो सकता है, पेशेंट दवाई के या जनरल एनेस्थीसिया के असर में प्रेजेंट रह सकता है। म्यूकस प्लगिंग एयरवे, अगर आपने ईटी ट्यूब डाली थी कोई, अगर म्यूकस कुछ कप वगैरह बन रहा था, तो वो क्या कर सकता है, आपके एयरवे को चोक करने का, प्लग करने का काम कर सकता है, जो म्यूकस रहेगा। और ऑर्गन टॉक्सिसिटी रहेगी, लीवर, किडनी, आपके लंग्स वगैरह, जो भी सारी चीजें वहां पर टॉक्सिसिटी पैदा होने के काम रहेंगे। तो ये छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो था जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, अब अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे।